प्यारे बच्चों, आज से हम अपने वाइट बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे। और क्योंकि आपकी बहुत फरमाइश थी कि हमें वाइट बोर्ड पे भी अभ्यास प्रश्न करने हैं, तो आज से हम लोग वाइट बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे। अब तक हमने अपने 7वें पाठ साहसी सलोनी में क्या क्या किया है, एक बार मैं उसको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को गृह कार्य के संबंधित परेशानी होती है कि क्या करना है, इसीलिए आज मैं इसको दोहराने वाला हूँ। हमें अपना गृह कार्य कैसे करना है, नोटबुक में क्या लिखा जाएगा। हम लोग केवल लिखने के अलावा भी मौखिक काम देते हैं, उन सब को भी आपको देखना है। तो वीडियो आपको रोज़ देखना है। तो हमने 7वें पाठ में क्या किया है, हमने 7वें पाठ का सुलेख लेखन लिखना है। हमें एक पेज सुलेख लेखन लिखना है और उसके बाद पठन अभ्यास। दोनों ही किसी भी भाषा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक हमें उसका लेखन का अभ्यास, इसीलिए हम सुलेख लेखन लिख रहे हैं, और दूसरा कि हमें पठन अभ्यास करना। कुछ बच्चों को लगता है कि पठन अभ्यास उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अभी हम ऑनलाइन टीचिंग और वीडियो के थ्रू जो टीचिंग हो रही है, उसमें हमारा पठन अभ्यास काफ़ी पिछड़ जा रहा है। हम लोग पठन अभ्यास करवा नहीं पाते, क्लासरूम नहीं है, और ऑनलाइन क्लास में भी ये संभव नहीं होता कि हर बच्चे से पढ़वाया जाए। तो आपको पठन अभ्यास करना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है और करके भी दिखाया है पठन अभ्यास। पठन अभ्यास करते समय हमें कहाँ कहाँ रुकना है, अल्प विराम में, पूर्ण विराम में, और जब पात्रों के संवाद बोलते हैं तो कैसे बोला जाता है, सब मैंने बताया है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पठन अभ्यास 3 बार करना है इस पाठ का। इस पाठ का 3 बार पठन अभ्यास होगा। और कैसे, पहले आपको मेरा पठन सुनना पड़ेगा, इसके लिए आपको पुराने वीडियो में जाना पड़ेगा और मैंने कैसे पाठ को पढ़ा है वो करना है। उसके बाद एक सुलेख लेखन हो गया। उसके बाद दूसरा लिखित कार्य है हमारा शब्दार्थ और मुहावरों को। शब्दार्थ और मुहावरों को हमें अलग अलग करके लिखना है। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको परेशानी न रहे कि कौन शब्दार्थ है, कौन मुहावरा है। तो शब्दार्थ हम लोग अलग लिखेंगे और मुहावरों को अलग लिखेंगे। जैसे 7वें पाठ में साहसी सलोनी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इसमें 2 ही मुहावरे हैं। 2 मुहावरे क्या है, पहला है ठान लेना। इसका अर्थ होता है पक्का इरादा कर लेना। जैसे आपने प्रण किया ही होगा कि मैं इस साल बहुत अच्छा पढ़ूँगा, तो मुहावरे में कहा जाएगा ठान लेना। आपने ठान लिया है इस बार आपका जो परिणाम है पहले से बेहतर होगा, तो आपने प्रण कर लिया। तो एक ठान लेना मुहावरा है। दूसरा मुहावरा हमारा है चेहरे पर हवाइयाँ होना। इसका अर्थ होता है घबरा जाना या बहुत डर जाना। जैसे कि उदाहरण में, जैसे कोई भी व्यक्ति या बच्चा सांप देख लेता है तो उसके चेहरे पे हवाइयाँ होने लगती। ये हमारा इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। तो हमारे इस पाठ में 2 मुहावरे ही हैं और इन दोनों मुहावरों को हम अलग लिखेंगे। और बाकी शब्दार्थ से हमारे शब्दार्थ हैं, या हम शब्दार्थ भी कह सकते हैं या शब्द अर्थ। आसान भाषा में शब्द अर्थ लिखना भी कहते हैं। तो शब्दार्थ लिखें या फिर शब्द अर्थ लिखें, बात एक है। हमें कौन कौन से शब्दार्थ हैं पर आपको बता देते हैं। आनंद, इसका अर्थ है खुशी या प्रसन्नता, ये हमने पाठ में बताया था। तो शब्दार्थ में पहला आनंद, दूसरा दस्तकार, हाथ से कम करने वाले को बोलते हैं दस्तकार, जो तरह तरह के बर्तन बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है,
दस्तकार कहा जाता है। जैसे हमारे पाठ में सलोनी की माँ क्या थी? दस्तकार थी। वो तरह तरह की मूर्तियाँ बनाती थी और सलोनी माँ की मूर्तियों को रंगती भी थी। अगला है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ। जैसे अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको स्पष्ट दिखेगा, ठीक है, साफ साफ दिखेगा, जो इससे पहले वाले वीडियो में शायद हमें वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगला है विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है यकीन करना। विश्वास का अर्थ होता है यकीन करना। जैसे हमें यकीन है कि अब आप ये क्लासरूम का वीडियो देख के पहले से अच्छा आपको याद रहेगा। अगला शब्द है कठिनाई। कठिनाई का अर्थ होता है मुश्किल। तो अगर हम मेहनत से, परिश्रम से, लगन से काम करेंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, अर्थात हमें कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। तो बच्चों यही थे हमारे शब्दार्थ। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन रहता है, सर शब्दार्थ कौन सा है और मुहावरे कौन सा है। ये क्लास 3 तक में ये होता है, तो इसीलिए मैं इसको अलग अलग करके लिखवाता हूँ। तो शब्दार्थ में है हमारे आनंद, दस्तकार, स्पष्ट, विश्वास, कठिनाई, और हमारे 2 मुहावरे हैं, आपको पता है। पहला है ठान लेना, आपको अर्थ भी लिखना है। ठान लेने का अर्थ है पक्का इरादा कर लेना। दूसरा मुहावरा है हमारा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। तो ये हुआ हमारा, अब तक हमने जो पिछला काम किया था उसको एक बार मैंने दोहरा दिया, ताकि आपको लिखित काम का भी पता चले। मौखिक और लिखित दोनों काम हमारा होता है। गृह कार्य में हम लोग दोनों ही देते हैं। अब हमने मौखिक में दिया आपका पाठ का कम से कम 3 बार पठन। लिखित में हमने दिया कि 1 पेज सुलेख लेखन, शब्दार्थ और मुहावरों को अलग अलग लिख कर के याद करना। बच्चों याद करना, मैं बोल रहा हूँ अलग अलग लिख कर याद करना। याद करना भी गृह कार्य है। उसके बाद हमने मौखिक प्रश्न किए। आपको पता है मौखिक प्रश्न हम लोग मौखिक रूप से ही करते हैं, ओरली करते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। वीडियो से नहीं बच सकते। वीडियो ही असली टीचिंग है। और ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग डाउट क्लियर करते हैं। जो आपको वीडियो देखने के बाद जो चीज़ समझ नहीं आया उसको हम करते हैं। तो ये मौखिक प्रश्न के बाद हमने आपको कहा था हमारे पाठ्य पुस्तक में व्याकरण का भाग भी है। व्याकरण का भाग इसमें भाषा से के अंतर्गत आता है। इसमें आता है भाषा से के अंतर्गत। इससे पहले हमने प्रश्न 1 और 2 कर रखा है। आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है वाक्य के खाली स्थान के लिए सही शब्द के सामने टिक लगाओ और लिखो। इसमें हमें शब्दों का चुनाव करना है। मैंने आपको व्याकरण में बताया था व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो ये जो तीसरा प्रश्न है ये शब्द विचार से इसका संबंध है। शब्दों की रचना कैसे होती है या शब्दों का अर्थ, तो ये शब्दों के अर्थ से इस प्रश्न का संबंध है। तो इसमें हमें सही अर्थ पहचानना है। तो पहचाना कैसे जाएगा बच्चों? पहले उसका अर्थ जानकर, उसका उच्चारण जानकर तथा वाक्य में कहाँ प्रयोग होता है, इससे ही हमें पता चलता है। तो हम शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। ये हमारे व्याकरण के अंतर्गत आता है, भाषा से। तो हम इसको लिखेंगे भी और करेंगे। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा भी है और रिक्त स्थान, ये दोनों मिला दिया गया है। तीसरा प्रश्न है वाक्य के खाली स्थान के लिए सही शब्द के सामने टिक लगाओ और लिखो। इसको बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहा जाता है और आप आम भाषा में इसको MCQ बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बहुविकल्पीय का क्या अर्थ होता है? जिसके 1 से अधिक विकल्प हो, 1 से अधिक उत्तर हो। इसमें हमें सही उत्तर जो उसमें से सबसे सही है उसको चुन के लिखना है। तो शुरू करते हैं हम अपना
क। जोकर को देखकर बच्चे रिक्त स्थान पढ़े। रिक्त स्थान भरना है और विकल्प हमारे पास दो है। पहला है हंस और दूसरा है हंस। तो ये दो शब्द हैं, कैसे पढ़ा जाता है जरा ध्यान से सुनना बच्चा। पहला है हंस, दूसरा है हंस। तो हम जानते हैं हंस एक पक्षी होता है। आपने फरवरी के महीने में हम आपको पिकनिक ले गए थे, चिड़ियाघर दिखाया था आपको हंस भी मैंने बताया था, याद आएगा आपको। तो आप जानते हैं हंस एक बड़ा सा पक्षी होता है, उसके पंख सफ़ेद होते हैं, पानी के पास रहता है और पानी के जीवों को खाता है, मछलियों को पकड़ता है। तो हंस एक पक्षी है। और हंस, जब हम खुश होते हैं, चुटकुला सुनते हैं, तो हम हंसते हैं। तो हंस और हंस दोनों अलग अलग शब्द हैं। जोकर को देखकर बच्चे, जोकर तो नाम सुनते ही कईयों को हंसी आ जाती है। जोकर क्या है? जोकर अपने चाल से, अपने कपड़ों से सबको प्रभावित करता है और बच्चे तो देखते ही हंसने लगते हैं। और तो इसीलिए अब इसमें हंस या हंस, इन दोनों में से कौन सा शब्द चुनना है? बहुत आसान है। जोकर को देखकर बच्चे हंस पढ़े, तो हंस लिखेंगे और लिख के भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा आया भाषा के अंतर्गत, भाषा से। प्रश्न है हमारा तीसरा, भाग है क। तो इसका सही उत्तर है हंस। और हमें बच्चों इसके साथ रिक्त स्थान में हंस भी करना है और सही विकल्प के आगे टिक भी करना है। तो आप इसको मत भूलना, इसको टिक भी करेंगे आप। बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के आगे आपको टिक भी करना है। अगला है हमारा ग। अचानक आसमान में काली रिक्त स्थान छा गई। तो काली दो शब्द दे रखे हैं। पहला है घटा, दूसरा घंटा। तो ये घटा क्या होता है? घटा का अर्थ होता है बादल। वर्षा ऋतु है, आपने देखा होगा, इसमें बादल आ जाते हैं और कभी कभी तो दिन में अंधेरा हो जाता है, शाम होने जैसा लगता है, तो और बादल बरस पड़ते हैं। तो बादल को घटा भी कहा जाता है, बादलों को घटा भी कहा जाता है। और दूसरा शब्द है घंटा। दूसरा शब्द क्या है बच्चों? घंटा। हमने इसमें पाठ में भी देखा था कि जब जंगल में घंटा बजने लगा तो सभी गांव वाले वे डर गए, वे घबरा गए। क्यों घबरा गए? उन्हें लगा कि अरे जंगल में घंटा कौन बजा सकता, तो उन्होंने भूत मान लिया था। लेकिन सलोनी ने भूत नहीं माना। तो घंटा एक यंत्र होता है, घंटा एक यंत्र होता है जिससे ध्वनि निकलती है। आपने मंदिरों में देखा, चर्च में देखा होगा, बाजारों में भी घंटा आपने देखा ही। तो घंटा क्या होता है? एक यंत्र होता है जिससे ध्वनि निकलती है। तो घटा और घंटा ये दो अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अर्थ हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न था अचानक आसमान में काली रिक्त स्थान छा। तो इसमें हम लिखेंगे घटा। क्यों? क्योंकि घटा ही सही उत्तर है, घटा ही सही उत्तर है। तो हमने आज देखा कि घटा का अर्थ बादल होता है और घंटा वह यंत्र होता है जिससे ध्वनि, मधुर ध्वनि निकलती है। तो ये शब्द क्या था? घटा और घंटा। इसका उच्चारण पे ध्यान देना बच्चों। शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग है। वर्तनी भी अलग है, अर्थ भी अलग है, वर्तनी भी अलग है,
लेकिन लगभग उच्चारण एक समान है। तो शब्द क्या है? घटा घंटा, घटा घंटा। ये तो हमें बोलना भी आना चाहिए। उच्चारण अगर सही नहीं रहा तो शब्द का ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। हम ग पे चलते हैं। आप रिक्त स्थान जा रहे हैं। दो शब्द दिए हैं इसमें, कहा, कहाँ। कौन कौन से शब्द हैं? पहले हम इसको अपना घटा वाला भी लिख देते हैं, साथ साथ आप भी लिखते जाओ। अब सब बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक आ रही है। अब कोई ई बुक का प्रयोग नहीं करेगा। आज से जब भी आप वीडियो देखेंगे अपनी बुक लेके बैठेंगे और अभ्यास प्रश्नों को साथ साथ ही करेंगे। ये काफ़ी क्लियर है, ये सबको दिखाई दे रहा है। आप अपने किताब पे, पाठ्य पुस्तक पे इसको पेंसिल से लिखेंगे। बच्चों याद रखना है, जब भी हम पाठ्य पुस्तक पे लिखेंगे तो पेंसिल से ही लिखेंगे। तो ख का था हमारा घटा, और घटा का अर्थ आपको पता ही है। घटा का अर्थ होता है बादल। ग है हमारा आप रिक्त स्थान दिया हुआ है, डैश बोल सकते हैं आप, आमतौर पर ब्लैंक बोलते हैं। जा रहे हैं, कहा कहाँ। कहा होता है अपनी बात दूसरे को बताना। कहना क्या होता है? कहा का अर्थ होता है अपनी बात दूसरों को बताना। कहना का क्या अर्थ होता है? अपने विचारों को, अपनी बात को हम दूसरों को बताते हैं। तो आमतौर पे हम उसे क्या कहते हैं? मैंने ये बात कही है, कहा है। और दूसरा है कहाँ। जब हम कहाँ की बोलते हैं तो होता है किसी स्थान की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं मेरा घर 39 GTC में है। मैं पूछता हूँ आपका घर कहाँ है? तो बोलते हैं मेरा घर 39 GTC में है। कुछ बच्चे बोलते हैं मेरा घर फुलवरिया में है। तो क्या है? स्थान है, किसी जगह की बात कर रहे हैं। कहाँ? तो किस जगह, किस स्थान, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो प्रश्न ही है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें स्थान पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे इसमें कहाँ। क्या लिखेंगे बच्चों? कहाँ। और कहाँ क्या होता है? अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना। ठीक है, तो ये था हमारे दोनों शब्दों का अर्थ, कहा और कहाँ। कहा कहना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, और कहाँ स्थान की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लाल किला दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में है, तो लाल किला कहाँ है? हम प्रश्न कर रहे हैं लाल किला कहाँ है? उत्तर है लाल किला दिल्ली में है। तो कहाँ का अर्थ होता है स्थान की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों का हमें अर्थ पता चल गया। तो हम इसको लिखते हैं कहाँ। और साथ साथ हमें इसको सही विकल्प की तरह टिक भी करना है। अब हम चलते हैं अपना अगले प्रश्न घ पे चलते हैं। घ है लंगूर की रिक्त स्थान दिया है, लंबी होती है। दो शब्द दिए रखे हैं। पहला है पूछ, दूसरा है पूछ। ध्यान से सुनना है, दो शब्द हैं। पहला है पूछ, दूसरा है पूछ। तो पहले शब्द पूछ का अर्थ है पूछना। हमें कोई जानकारी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं। जैसे आपको अपनी बुक नहीं मिल रही, आपको कुछ चाहिए होता है तो आप अपने माता पिता, भाई बहन से पूछते हैं।
पूछना, जानकारी मांगना। और पूंछ, दूसरा शब्द है पूंछ। पूंछ का अर्थ होता है जानवरों के शरीर का अंग। आपने देख रखा है गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, लगभग हर चौपाए चार पैर वाले जो जानवर होते हैं उनकी पूंछ होती है। और इसमें लंगूर के बारे में बताया, लंगूर की रिक्स्थान लंबी होती है। तो लंगूर कौन सा जीव है? तो लंगूर और बंदर ये दो अलग अलग जीव होते हैं। बच्चों, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि आपको शायद इसके बारे में कुछ दुविधा हो, कंफ्यूजन हो। जो बंदर होता है वो उसकी पूंछ छोटी होती है और लंगूर की पूंछ लंबी होती है और मजबूत होती है। वो कभी कभी तो अपने पूंछ से ही डाल पे लटक जाता है। और दूसरा पहचान क्या है बंदर और लंगूर में? दूसरा पहचान करने का है उसका रंग। बंदर का चेहरा देखेंगे लाल होता है और उसकी पूंछ छोटी होती है। और लंगूर का आप देखेंगे तो चेहरा काला होता है लेकिन उसकी पूंछ बहुत लंबी और मजबूत होती है। तो ये दोनों में अंतर है। शायद हमने चिड़ियाघर में बंदर ही देखा था, लंगूर नहीं थे बच्चों। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको बता देते हैं। तो लंगूर की पूंछ लंबी होती है। तो इसमें कौन सा शब्द हमने चुना है? पूंछ, पूंछ नहीं। तो पूंछ सही उत्तर है, सही विकल्प। तो हम इसको करेंगे पूंछ, घ का पूंछ। और जैसे कि हम इसको बहुविकल्पीय में इसको सही का निशान, टिक का निशान भी लगाना है तो इस भी लगाएंगे। तो एक बार दोहरा लेते हैं। तो ये जो तीसरा प्रश्न था इसमें हमें क्या कहा गया है? इसमें हमें कहा, हमसे शब्दों की पहचान कराई गई है कि मिलते जुलते वाले जो कुछ शब्द हैं इनके अर्थ अलग होते हैं। न केवल वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग, केवल स्पेलिंग ही अलग नहीं है, वर्तनी ही अलग नहीं है, इसका उच्चारण अलग है और अर्थ भी अलग है। ये हमें इसको मन में बिठा लेना है। तो दो मिलते जुलते, लगभग मिलते जुलते वाले शब्दों को और उनके अर्थों का पहचान हो गया। हमने उच्चारण जान लिया, हमने अर्थ जान लिया और ये हमें अब बहुत दिनों तक याद रहे। तो एक बार अच्छी तरह से एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। क था, जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े। तो हंस नहीं है, हंस है। हंस का अर्थ होता है एक पक्षी। हंसना एक क्रिया है, जब व्यक्ति खुश होता है तो हंसता है। दूसरा है हमारा ख, घटा। घटा का अर्थ होता है बादल। एक और घटा का अर्थ होता है कम होना। ये भी याद रखना बच्चों। एक अर्थ होता है घटा का अर्थ होता है कम होना, ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं अरे नदी में पानी घट गया है, मतलब उसका स्तर कम हो गया है। तो ये घटा का अर्थ है बादल। इसमें इस घटा का अर्थ है बादल की हम बात कर रहे हैं। तो अचानक आसमान में काली घटा छा गई। घंटा तो एक यंत्र होता है जिससे मधुर ध्वनि निकलती है, जो मंदिरों में मिलता है, चर्च में मिलता है और हमने सुना है, बाजारों में भी सुना है। तो अचानक आसमान में काली घटा छा गई। सही शब्द है घटा। ग है आप कहाँ जा रहे हैं। कहा सही शब्द नहीं है। कहा का अर्थ होता है अपनी बात, अपने मन के विचार दूसरों को प्रकट करना, बताना। और कहाँ मतलब किस स्थान पर। कहाँ मतलब किस जगह, किस स्थान पर। आप कहाँ जा रहे हैं।
उसी तरह हम घ पे चलते हैं। लंगूर की पूंछ लंबी होती है। मैंने आपको पूंछ के बारे में बताया। पूंछ जानवरों के शरीर का एक अंग है, जिसके सहायता से वो अलग अलग काम करते हैं। आपने गाय को देखा होगा, वो अपने पूंछ से मक्खियों को हटा देती है। और पूंछ मतलब पूछना, जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे बच्चों। हमारा चौथा प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। इसका दूसरा नाम है उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। और भी नाम से जाना जाता है, जैसे हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द भी कहा जाता है। और एक और नाम है विपरीतार्थी शब्द, इसका विपरीत अर्थ होता है। तो हमारे पास ये 4 नाम हो गए। कौन कौन से? एक तो आम भाषा में कहते हैं हम लोग उल्टे अर्थ वाले शब्द, दूसरा विलोम शब्द, और एक था विपरीत अर्थ वाले शब्द या फिर विपरीतार्थी शब्द। तो परीक्षा में ये चारों नाम से किसी नाम से भी आएगा तो अर्थ तो एक ही है, हमें उसका उल्टा अर्थ लिखना। जो अर्थ दिया है उसका उल्टा अर्थ लिखना। तो हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हमें शब्द भी दे रखे हैं बच्चों। तो छोटे क्लास में जो विलोम शब्द के हमें शब्द भी दे रखे हैं, वो कौन कौन से एक बार हम लोग देख लेते हैं। डरपोक क्या है? डरपोक पिछला, घटना, सरलता, अंदर, अधिक। तो इन्हीं शब्दों से हमें को चुनना है और लिखना है। तो पहला शब्द हमें दिया है कठिनाई। कठिनाई का उल्टे अर्थ वाला शब्द। कठिनाई मतलब परेशानी। कभी कभी जैसे पहाड़ पे चलना एक कठिनाई भरा काम। अगर कोई बोलेगा कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है तो कठिन काम होता है, चढ़ने में शक्ति लगती है, ताकत लगती है, वो हमको कठिन लगता है। तो कठिनाई का अर्थ है सरलता। सरलता मतलब आसानी। सरलता का क्या अर्थ होता है? आसानी। अगर उसी पहाड़ से, जो हम बोल रहे थे, अगर हमें उसी पहाड़ से उतरना पड़े तो काफ़ी आसान होता है। आपने देखा होगा हम जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। चढ़ना कठिनाई पूर्ण काम होता है, चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो कठिनाई का उल्टे अर्थ वाला शब्द है सरलता। सरलता अर्थ आसानी। अगर सरलता का मैं बोलूँ कि सरलता का क्या उल्टे अर्थ वाला शब्द है, तो हम कहेंगे कठिनाई। तो एक दूसरे का विलोम अर्थ लेते हैं, उल्टे अर्थ वाले या विपरीत विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द, विपरीत शब्द एक दूसरे का उल्टा शब्द देते हैं। अगर हम कह रहे हैं कठिनाई तो इसका विलोम सरलता है। अगर हम कह रहे हैं सरलता का विलोम बताओ, उल्टा अर्थ बताओ, तो आप क्या बताओगे? कठिनाई है। तो हमें एक परिभाषा पता होना चाहिए कि उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं। एग्जाम में आ गया तो क्या बताओगे? तो हम लोग बोलेंगे कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों एक परिभाषा याद रखना। तो आज का हमारा क्या काम था, इसको आपको प्रश्न 3 को करना है और एक विलोम शब्द की परिभाषा याद कर। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि विलोम शब्द की परिभाषा या उल्टे अर्थ वाले शब्द की क्या परिभाषा होती है। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इसको कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आप इसको कल तक याद रखिएगा। विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द की परिभाषा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम परिभाषा से शुरू करेंगे और इस प्रश्न को
पूरा कर लें। तो आज के लिए